गौरी का हाथ पकड़कर लगभग खींचते बाहर ले आए। बाहर आकर दरवाजा बंद किया और अब कदम खुद ब खुद बाबूजी के पीछे चल पड़े। यूं ही बुजुर्गों को छत नहीं कहा जाता होगा। जब से इस घर में आई, बाबूजी हमेशा ढाल की तरह मौजूद दिखे। उसकी आखिरी उम्मीद बस उनसे ही है। वे ही इस शादी को रोक सकते हैं। यही कोई 10 मिनट की दूरी पर मंदिर था। जल्द ही वहां पहुंच भी गए। मंदिर परिसर में जाने सीढ़ियां थी जिनसे चढ़ते ऊपर आ गए। यहाँ का नजारा हैरान करने वाला था। लाल रंग के जोड़े में प्रीति दुल्हन के रूप में सजी थी। विवाह विधियों व फेरों के लिए हवन वेदी तैयार हो रही थी। पंडित मंत्रोच्चार कर रहा था। बाबूजी ने देखा तो दौड़ते कदमों से वहां चल पड़े। गौरी थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। रुक जा नालायक। बाबूजी के ये शब्द कान में पड़े तो अभी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। चेहरे पर चिंता के निशान साफ झलकने लगे। निसंदेह वह उनके यहाँ आने से खुश नहीं। दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने हैरानी से पूछा। अपने बेटे की करतूत देखने आया, ताकि देख सकूं कि वह कितना नीचे गिर सकता है। गुस्सा सातवें आसमान को पार कर रहा था। आप जाइए यहाँ से। उसके ये शब्द सुनना जैसे अप्रत्याशित था। एक जोर का थप्पड़ गालों पर गूंजा। कि दूसरी शादी करेगा? पूछा। हाँ। बाबूजी उसकी इस ढिठाई पर हैरान थे। गौरी का सोच उस पर क्या बीत रही है। हमारी ना भी सोचना था तो गौरी भी साथ रह लेगी। बेशर्मी से बोला। इसमें क्या कमी है? शब्द दांत तले पीसते चले गए। प्रीति मुझसे प्यार करती है। कल को कोई और करने लगेगी, उससे भी शादी करेगा। इसके सिवाय मेरे पास कोई रास्ता नहीं। तेरे लिए परिवार से बड़ा अपना मेडल हो गया। पहलवान जी का यही आदेश था। जोगे जोगड़े घर गृहस्थी का ज्ञान पिलाने लगे, जिन्हें ये पता नहीं घर गृहस्थी क्या होती है। सिर्फ अनुमान लगा लिया। तूने फैसला कर लिया। कोरा व अनुभवहीन ज्ञान फलदायी नहीं, नुकसानदायी होता है। मैं अपने परिवार के लिए सही फैसला लूंगा कि वो ब्रह्मचारी जिसने अब तक गृहस्थी में पैर भी नहीं रखा। उन्हें जो ठीक लगा होगा वही किया। तुझे तुझे कुछ नहीं लगा? गुरु जी की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। उन्हें पड़ी है बस मेडल बचाने की। वो क्या समझेंगे कि परिवार की अहमियत ओलंपिक मेडल से ज्यादा होती है। उस उपलब्धि से बड़ी खुशी अपने परिवार के हित में किए गए त्याग में होती है। पति पत्नी के रिश्ते को किसी मेडल के लिए ना तो तू दांव पर लगाएगा, ना ये शादी करेगा। ये मेरा आदेश समझ। सॉरी पापा। अभी ने नामे गर्दन हिलाई। कि बाबूजी का दिल बैठ गया। आज पहली बार है जब उनके बेटे ने उनकी कही बात मानने से इनकार कर दिया। हमेशा जी पापा करता सर झुकाकर सारी बात मानता था। इसकी वजह साथ खड़ी प्रीति थी। तन बदन में आग लग गई। शर्म नहीं आ रही? शादीशुदा से दूसरी शादी करते? पूरी दुनिया में कुंवारे लड़के मर गए। अगर मर भी गए तो तब भी तुझे बर्बाद करने के लिए मेरा ही घर मिला। बेहया, जरा शर्म नहीं आई? कैसी लड़की है! इतना छल प्रपंच रच लिया। उस बेचारे का दुख नहीं दिख रहा कि वो अब क्या करेगी। इतना स्वार्थी होना भी अच्छा नहीं कि अगरे हो जाओ। इंसानों से नहीं तो उस ऊपर वाले का डर भी नहीं रहा। यह अन्याय करते। मैं इससे प्यार करती हूँ। प्यार में अंधी हुई तू दूसरे का घर फूकेगी। बहुत हुआ। दोनों के दोनों ये ड्रामा बंद करो। मुझसे अब अधिक सहन नहीं हो रहा। अंतिम चेतावनी दी। पापा, आपको कहा कि जाइए। पंडित जी फेरे शुरू करवाइए। तुझे अंकुर का जरा ख्याल नहीं? यह अपनी मरी माँ का। मैंने आज तक आपकी हर बात मानी, पर आज नहीं मानूंगा। कोशिश बेकार है। शादी होने दीजिए। हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। वह ढिठाई से बोला। बाबूजी ने काफी तर्क वितर्क किया। अभी ने अनसुना किया। बाबूजी का टूटना, गौरी के आंसू, सबसे ऊपर उसकी जिद हुई कि उसके कहने पर पंडित ने फेरे की रस्म शुरू कर दी। बाबूजी गिड़गिड़ाने लगे। अभी ये गलती मत कर। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तू मेरा बेटा नहीं रहा। अभी ने जैसे कानों में रुई ठूस दी। सब कुछ सुनाई देना बंद हुआ। पंडित जी, बंद कीजिए ये सब ढकोसला। ये पागल हो गया है। तुम तो ठीक हो। पंडित भी जैसे कुछ सुन नहीं रहा। यहाँ यंत्र वत्र चल रहा है। उनके विरोध के बावजूद फेरे की रस्म शुरू हो गई। गौरी भी अपने सपनों
और अरमानों को उस हवन वेदी में जलता देख रही थी, जिसके चारों तरफ अभी और प्रीति दूसरा फेरा पूरे कर रहे थे। मंत्र उसके जहन में तेजाब की तरह घुल रहे थे कि जिसकी जलन असहनीय थी। बाबूजी की कोशिश को धत्ता बता अभी और प्रीति अग्नि की चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। 3 फेरे पूरे हुए। पंडित की आवाज आई, अब बाकी बचे फेरों के लिए वधू आगे आ जाए। बाबूजी उन दोनों को बुरा भला कहे जा रहे थे, साथ में ये विवाह करवाने के लिए पंडित को भी कोस रहे थे कि वह क्यों फेरे पड़वा रहा है। पर मजाल कि अभी या पंडित के कानों में जू रेंगी हो। वह लगातार मंत्र पढ़ रहा था, अभी बाबूजी को अनसुना कर रहा था। रुक जाइए पंडित जी, वरना मैं जाने क्या कर दूंगा। बाबूजी की धमकियां बेअसर हो गई। अब प्रीति आगे और अभी पीछे हो गया। जगह बदल ली। रुक जाइए पंडित जी। अब की बार आवाज दूर से आई। सबकी नजरें उस तरफ उठी। प्रीति के माता पिता थे। बाबूजी के फोन करने पर रोहित प्रीति के माता पिता को बुला लाया ताकि वे प्रीति को रोके। हुआ भी वही। उन्हें आता देख वे दोनों ठिठके। बाबूजी की आंखों की चमक बढ़ गई। क्या हो रहा है ये? उसकी माँ बिलबिलाई। मैं और अभी शादी कर रहे हैं। वह बड़ी ही बेहयाई से बोली कि पिता तमतमा गए। दिमाग खराब हो गया है? तेरा रिश्ता तय कर चुके हैं। कुछ दिन बाद शादी है और तू यहाँ ये सब कांड कर रही है। इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया तुझे कि तू हमारी इज्जत इस तरह उछाले। पिता गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। मैंने पहले ही कहीं और शादी के लिए साफ इनकार किया था। आपने मेरी मर्जी के खिलाफ रिश्ता तय कर दिया तो मेरे पास इसके सिवाय कोई रास्ता ना बचा। कितनी बार दोहरा चुकी हूँ कि मैं अभी से ही शादी करूंगी। आप समझते ही नहीं कि मैं कहीं और शादी नहीं कर सकती। करमजली मर क्यों ना गई। ये कलंक का टीका देने से पहले माँ रो पड़ी। प्रीति को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं था। ढीठ पने पर उतर आई। मैं पहले ही कह चुकी थी कि मैं अभी से शादी करूंगी। ये बैल ही मिला तुझे शादी करने के लिए, जिसे घर गृहस्थी का कुछ पता नहीं। तू इसके साथ कभी खुश नहीं रहेगी। अभी की तरफ मुड़ी। ठीक कहते हैं तेरे पापा कि तू बैल बुद्धि है। मेरी फूल से बेटी की जिंदगी खराब कर दी। वह भी दोनों को भला बुरा कहने लगी। मैं नहीं, ये मुझसे प्यार करती है। इसने ही शादी की जिद की। मैं बेबस हो गया। और वो, उसने गौरी की तरफ इशारा किया, वो भी साथ रह लेगी। दोनों को कोई कमी नहीं होने दूंगा। अभी के ये कहते ही उन्होंने आपा खो दिया। नास पीटे बोलते हुए जुबान भी ना काँप रही। तो क्या हुआ? कुछ समय बाद शहर में घर ले लूंगा। ये वही रहेगी और मैं इसे खुश रखूंगा। और गौरी, वो तो आपको भी पता है, घर में रहने, उसे चादर डालने की रस्म निभाई है। उसका मेरा पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता है तो बस सहानुभूति का, ताकि दुखी ना हो। आप खुद सोचिए, कहा मैं इंटरनेशनल प्लेयर, कहा ये सीधी सादी कम पढ़ी लिखी गांव की गौरी। कल को 4 लोगों में मुझे उठना बैठना पड़ेगा। ये कहीं से मैच नहीं होती। रिवाज के नाम पर बेवजह गले पड़ गई है। खुश तो मैं प्रीति के साथ ही रह सकता हूँ, ना कि इसके साथ जो सारा दिन रोती रहती है। लो, और सुन लो इस बैल बुद्धि की बातें। बाबूजी ने सुना तो बड़बड़ाने लगे। गौरी गंवार हुई और तू कौन सा पढ़ा है? 12वीं में स्पोर्ट्स कोटा के नंबर ना लगते तो तू फेल हो जाता। आया दूसरों में नुक्स निकालने वाला। कुश्ती के अलावा तुझे आता ही क्या है? गौरी सर्वगुण संपन्न है, तू ही उसके लायक नहीं। बैल कही का गुस्से से बोले, आप हमेशा बस मेरी बेइज्जती करने के और कुछ मत करना। तू इसी लायक है। भैया, ये आप क्यों कर रहे हैं? इसने कुछ काला जादू कर दिया है लगता है। तभी आपकी मति फिर गई है। तू ज्यादा मत बोल, जा यहाँ से। अभी ने डांटा तो वह गया और गौरी का हाथ पकड़कर ले आया। उसका प्यार प्यार है और इनका प्यार वो कुछ नहीं। ये आपसे प्यार नहीं करती। जिस दिन से ये घर में आई है, आपकी डाइट बनाते बनाते थक जाती है, पर उफ तक नहीं करती। आपका, हमारा, सबका इतना ख्याल रखती है। आपका गुस्सा भी चुपचाप सहती है। पूरा घर संभाल रही है। उसका बदला ये दे रहे हैं। ये प्यार नहीं तो क्या? इसका प्यार प्यार है। ये भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, ना हम ये होने देंगे। इनमें माँ की झलक दिखती है। ये देवी है देवी, और आप इन्हें ठुकरा रहे हैं, उसके लिए जो अपने स्वार्थ में अंधी है। अभी ने गौरी की आंखों में देखा और अगले पल नजरें फेर ली।
ये पढ़ी लिखी मॉडर्न है, शहर में रही है, ये गंवार है। घर के काम और टेसू बहाने के अलावा इसे कुछ नहीं आता। कमरे से किचन, किचन से आंगन, बस यही। ये तो नौकरानी भी कर लेगी। आज की डेट पर नौकर चाकर रख सकता हूँ, इसके लिए इसकी जरूरत नहीं। उसके ये कहते ही अचानक गौरी जागृत हुई। अभी उसे नौकरानी कह रहा था, ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तिल मिला गई। क्या क्या कहा आपने? ये पढ़ी लिखी और मैं गंवार? हाँ, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, खाना बनाना भी अब सीखी हो, वो भी ढंग से नहीं आता। कभी ये जला दिया, कच्चा बना दिया, कभी नमक ठोक दिया। कुछ बोलो तो टेसू बहाकर मेरा दिमाग खराब करती हो। उसके ये कहते ही गौरी को घनघोर गुस्सा आ गया। टमटमाती उसके सामने आ गई। मैं रोती हूँ तो आप बैल हैं, हर दम नाक में गुस्सा चढ़ाए हुए। आपको अक्ल भी नहीं है। शादी करनी है तो करिए, मैं भी आजाद हो जाऊंगी। नौकरानी की जॉब से थक जाती हूँ, 20-20 रोटियां बेलते। जब इसके हाथ थकेंगे तब पता चलेगा कि पहलवान की पत्नी होना क्या होता है। मेरी खाने पर नजर लगाती हो? मतलब तुम्हें मेरी डाइट से दिक्कत है? ये तो कुछ भी नहीं, इससे 4 गुना खाते हैं आप। मेरे हाथ थक जाते हैं रोटियां बेलते। 10 लोगों के बराबर खाना खाते हैं आप। सुना आपने? तेरी तो। अभी को गुस्सा आया। आप क्या मुझे आंखें दिखा रहे हैं? उसको दिखाइए। मैं आपकी पत्नी नहीं रही तो गुस्सा भी नहीं सहूंगी। अभी तुम इसके मुंह लग रहे हो। चलो फेरे पूरे करो। पता नहीं कहाँ से आ गई। प्रीति अभी को खींचती बोली। तुम्हें ही मुबारक हो गुस्से की दुकान, मुझे नहीं चाहिए। गौरी के ये कहते ही उसने सेहरा उतार दिया। अरे, अभी भी तू मेरी पत्नी है, समझी ना? ज्यादा मत बोल, अभी ने धमकाया। प्रीति उसे खींचती है। क्या कर रहे हो? भैया आप तो सच में बदल गए। आप मेरे भैया हो ही नहीं। रोहित बोला। रहने दे रोहित, रहने दे। मत मार दीवार पर सर। इसको नहीं समझ आना, ये हमारा अभी है ही नहीं। बोल, वो इतना बहस करता था कभी मेरे साथ? ये अपनी पत्नी को कम पढ़ी लिखी और नौकरानी कह रहा है। इसे अब कुछ बोलना ही नहीं, करने दो जो करना है। अंकुर पहले मर गया था, आज ये भी मर गया। अब तुझे भी कल को ऐसे ही मुंह फेरना है तो जा सकता है। मेरा तो दुनिया से भरोसा ही उठ गया है, कहकर दुखी होकर बैठ गए। रोहित परेशान है। बाबूजी को संभाले कि गौरी को। अभी के तेवर बिल्कुल बदल गए। यकीन करने को जी तो ना चाह रहा था, पर जो सामने देख रहा है उसे कैसे झुठलाए। उस पर तो किसी के कहने का कुछ असर नहीं हुआ। पंडित, अगला फेरा शुरू करवाइए। उसके कहने पर पंडित ने मंत्र शुरू किया। सबका विरोध दरकिनार कर चौथा फेरा भी पूरा हुआ। सब निराश होकर बैठ गए कि जब अगले ने सोच लिया कि ब्याह करना ही है तो रोकने से भला क्या रुकेगा। प्रीति के माँ पापा भी थोड़ा के झुंझलाने के बाद सर पकड़कर बैठकर तमाशा देखने लगे। ये क्या मनुष्यत फैलाकर बैठे हो? उसके बोलने से वे उसे देखने लगे। हमारी शादी हो रही है। प्रीति मुझसे बहुत प्यार करती है, इतना कि मैं शादी ना करूं तो आत्महत्या कर लेगी। क्यों प्रीति? हाँ। उसने सहमति में गर्दन हिलाई। ये कर सकती है ये सब? उसने गौरी की तरफ संकेत किया। नहीं। क्यों मरने लगी? तेरे जैसे नालायक के लिए। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने तुझ पर विश्वास कर इसे तुझसे चादर डलवाई। इससे अच्छा इसे उसी दिन बेटी बनाकर रखता, पढ़ा लिखा कर, अपने पैरों पर खड़ा कर, फिर कन्यादान करके विदा करता तो पुण्य का भागी बनता। इसकी जिंदगी तेरे साथ जोड़कर खराब कर दी, पर अभी देर नहीं हुई। ये मैं अब भी करूँगा। ये पढ़ेगी लिखेगी और अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाएगी। तूने अब इसकी तरफ देखा भी तो आंखें फोड़ दूंगा। दोनों फटाफट फेरे पूरे कर ये ढकोसला समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हुए। मैं तुम्हें घर में तो दूर, गांव में भी नहीं देखना चाहता। मेरे अब 3 बच्चे हैं, रोहित, अनुज, गौरी। तू इसे लेकर दफा हो जा। बाबूजी गुस्से से बोले। हाँ हाँ, नहीं आऊंगा। आप ही आओगे बाद में मुझे ढूंढते। क्यों प्रीति, हम दोनों खुश रहेंगे ना? उसने प्रीति की तरफ देखा। हाँ, तो चलो इन सबको साबित करके दिखाओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अभी मुस्कुराते हुए बोला। बोलो क्या करना है? प्रीति फूलकर कुप्पा होती कि धरती छोड़ आसमान में विचरण करने लगी। ज्यादा कुछ नहीं, बस पुलिस स्टेशन चलकर बाबा के खिलाफ गवाही देनी है कि निशी के साथ बाबा ने क्या किया था, ताकि बाबा को
उसके किए की सजा मिल सके। उसके ये कहते ही प्रीति के साथ बाकी लोग भी चौंक पड़े। ये क्या कह रहे हो? नहीं दोगी गवाही? पर पहले शादी तो होने दो। नहीं, बाकी फेरे उसके बाद होंगे, ताकि इन लोगों को यकीन हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं बाबा के खिलाफ कैसे गवाही दे सकती हूँ? प्रीति को कानों के पास पसीने आने लगे। हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके ये कहते ही अचानक बाबूजी गौरी हैरान हो उसे देखने लगे। कुछ नहीं होगा, साबित तो करना पड़ेगा कि कितना प्यार करती हो। पंडित जी चले जाएंगे, ये आधा घंटा इंतजार कर लेंगे। क्यों पंडित जी? मुहूर्त निकल जाएगा जजमान। पंडित जी बोले, दक्षिणा डबल हो जाएगी, फिर तो मुहूर्त कहीं नहीं जाएगा। बाकी रस्में उसके बाद शुरू होंगी। हो जाएगा, घंटा भी हो तब भी चल जाएगा। पंडित तपाक से बोला, चलो प्रीति, पर अभी मैं, अरे मैं तुम्हारे लिए इन सब की दुश्मनी मोल ले रहा हूँ। तुम हमारे और इस गांव के दुश्मन के खिलाफ गवाही नहीं दे सकती। मेरे लिए जान देने वाली मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। हमें गांव से क्या लेना, शहर में रहेंगे। इतना ही था तुम्हारा प्यार। चलो जल्दी, बस कुछ समय लगेगा, फिर सारी रस्में पूरी करेंगे। ये बाबा जी के खिलाफ गवाही नहीं देगी, पाप चढ़वाओगे हम पे। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। प्रीति, चल घर, ये शादी नहीं करनी। माँ ने उसका हाथ खींचा। इतना ही था तुम्हारा प्यार? नहीं, तो चलो। मैं बाबा जी के खिलाफ गवाही नहीं दे सकती, तो मैं भी शादी नहीं करूँगा। अगर अब तुमने मुकरने की कोशिश की तो मेरे पास वीडियो है, उसे पुलिस तक पहुँचा दूंगी। चलो बिना किसी ना नुकुर के फेरे व बाकी रस्में पूरी करो। रही बाबा जी के खिलाफ गवाही देने की बात, वो उसके बाद सोचेंगे। तुमने ही तो कहा था कि शादी करूंगा तो गवाही दोगी। पहले शादी तो होने दो, बीच में फेरे कौन छोड़ता है? नहीं, पहले गवाही, फेरे तभी पूरे होंगे। ना जाओ तो क्या कर लोगे? प्रीति अड़ गई। मैं शादी नहीं करूंगा। अभी ने शादी से कदम पीछे लेने की धमकी दी तो प्रीति तमतमा गई। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, उससे पहले तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी। बाबा जी जैसे संत महात्मा के खिलाफ मेरी बेटी को भड़का रहा है, ये गवाही नहीं देगी। बाबा की अंधभक्त बीच बचाव में उतर पड़ी। उनके खिलाफ कुछ भी सुनना गवारा नहीं। बेशक बाबा पाखंडी हो, पर कुछ लोग स्वार्थ में और कुछ अंधभक्ति की पट्टी ऐसे बांध लेते हैं, फिर बाबा आग में कूदने कहेगा कूद जाएंगे। ब्रेन वॉश के बाद बने चलते फिरते मानव बम। प्रीति, क्या तुम वाकई में गवाही नहीं दोगी? नहीं। पर क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार करती हूँ, पर बाबा जी श्राप देंगे तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों में खौफ उतर आया। कुछ नहीं होगा। अरे वो पाखंडी है। निश्चय के साथ जो हुआ, तुम उसकी गवाह हो कि कैसे अपना पाप ढकने अपनी बेटी मरवा दी। उसे भूल गई? तुम्हारी गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे कुछ याद नहीं। ऐसे आंख मूंद लेने से सच्चाई ढक नहीं जाएगी। ये तो बूढ़े बुजुर्ग हो गए, पर हम नौजवानों को तो उस विष बैल को फैलने से और गांव से उखाड़ फेंकने कुछ करना चाहिए। तुम फेरे पूरे करते हो कि नहीं? नहीं। मतलब तुम शादी नहीं करोगे? नहीं। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी और मैं हार जाऊंगा? मेरे पापा प्यार से मुझे बैल बुद्धि क्या कहते हैं कि तुमने मुझे सच में ही मूर्ख समझ लिया। कुश्ती से प्यार है मुझे, पर उससे ज्यादा प्यार अपने पापा से है। उन्होंने हमारे लिए सारा जीवन झोंक दिया। उनकी आंखों में आंसू दूंगा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि बदनामी से बचने और ओलंपिक के लिए मैं अपने बाबूजी का दिल दुखाऊंगा? तुम्हारी जैसी लड़की के लिए मैं गौरी को ये दुख दूंगा, जबकि मैं एक बार अपनी कुश्ती को दांव पर लगा चुका हूँ। मतलब तुम नाटक कर रहे थे? हाँ, यह सब एक स्वांग था, झूठ था, परपंच था, कांटे से कांटा निकालने के लिए, जहर से जहर को मारने के लिए। क्यों? ताकि तुम्हें गवाही देने ले जा सकूं। जब तक उस बाबा को सजा नहीं मिलती, मेरे अंकुर भैया का बदला पूरा नहीं होगा। ना मैं चैन से बैठूंगा। पहले भी गवाही के डर से भाग गई थी। मुझे लगा अब शादी के लिए मरी जा रही हो तो इस बहाने तुमसे गवाही दिलवा दूंगा, पर नहीं, मैं गलत था। तुम तो अभी भी बाबा जाल में फंसी हो। मतलब तुमने ये सब ड्रामा किया? हाँ, जैसे तुमने किया। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। तो क्या हुआ? मैं तो ओलंपिक से बाहर होऊंगा। तुम गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। बाकी मुझे डर था तो मेरे परिवार का,
कि वो मुझ पर अविश्वास ना जताए, पर अब वो भी नहीं जताएंगे। तुम्हारे जैसी फरेबी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुमने जो इतना बड़ा जाल फैलाया ही मुझे और गौरी को मारने की कोशिश की। नहीं अभी, मैं तुम्हें क्यों मरवाऊंगी? यह सब मैंने किया, पर तुम पर हमला मैंने नहीं करवाया। जो इतना स्वांग रच सकती है वो कुछ भी कर सकती है। तुम्हें पाने ये सब कर रही थी तो तुम्हें क्यों मरवाऊंगी? पागल हो गए हो? सौरभ को तो जानती होगी। कौन? कौन सौरभ? अब प्रीति के हाव भाव बिल्कुल बिगड़ गए। ओह, तो सौरभ को नहीं जानती? ये क्या रहा है यहाँ? कोई बताएगा? बाबूजी हैरान परेशान थे। वीडियो बाबू, अवि ने आवाज दी, और वीडियो बाबू, पहलवान जी और दो पहलवान सौरभ को दोनों हाथों से पकड़े ला रहे थे। वह बुरी तरीके से घायल था। प्रीति ने देखा तो आंखें आश्चर्य से फैल गई। वे सौरभ को जोर से उसके पैरों में पटकते हैं। बोल, नहीं पहचानती इसको? अवि ने प्रीति को पूछा। मैं कैसे पहचानूंगी? तुम साबित क्या करना चाहते हो? उसके ये कहते ही एक जोर का तमाचा उसके गाल पर लगा। अवि की खौलती निगाहों का सामना मुश्किल था। नहीं पहचानती इसको? वह गुस्से से बिलबिला उठा। नहीं, इसके साथ मिलकर मुझे फंसाने का इतना बड़ा जाल अकेले ही बुन लिया। कैसा जाल? दिमाग खराब हो गया है तेरा? उसकी माँ उसके पास आ गई। ये क्या अनाप शनाप बके जा रहा है? आप चुपचाप बैठिए आंटी, वरना इसके साथ आप भी जेल जाएंगी। अभी धमकी वाले अंदाज में बोला। हो क्या रहा है यहाँ? बाबूजी हैरान परेशान थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप बस सुनिए, जो अब प्रीति और ये सौरभ बताएंगे कि इन्होंने मुझे फंसाने क्या क्या कांड किए। बता। मेरा कोई कसूर नहीं। प्रीति गिड़गिड़ाने लगी। तेरा नहीं तो फिर किसका कसूर है? तू ही प्यार में पागल थी। हाँ थी। मैं अब भी प्यार करती हूँ। अगर शादी हो जाती तब भी प्यार करती, ना भी होती तब भी करती। क्या बातों को गोल गोल घुमा रही हो? ऐसा करके तुम अपने गुनाह से बच नहीं सकती। मैं इसमें अकेली नहीं हूँ। समझ लो, मेरे माँ बाप, गांव वाले, सरपंच, बाबा जी सब शामिल हैं। क्या? प्रीति के इस खुलासे से सब चौंक पड़े। क्या बकवास कर रही है? हाँ, सौरभ तो कह रहा था कि इसे ओलंपिक में जाना था और तुझे मुझसे शादी करनी थी, इसलिए दोनों ने साठ गांठ करके ये सब किया। हाँ, ये भी सच है, पर अधूरा सच। प्रीति चुप हो जा, माँ बोली। इसे सच बताने दीजिए। बाबा जी हम में किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसकी माँ रो पड़ी। वो तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, अगर इसने सच नहीं बताया तो। बता। जब तुमने गौरी को चादर डाल दी, मैं बहुत दुखी थी। मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती थी। कुछ समय सदमे में रही, पर धीरे धीरे संभल गई। उदास जरूर थी, पर सच स्वीकार कर चुकी थी। एक दिन बाबा जी ने मुझे आश्रम में बुलाया। उन्होंने कहा कि क्या मैं अब भी अभी से प्यार करती हूँ। मैंने बताया कि अब शादी हो चुकी है, तो इस सब का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि वे मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। मैंने मना किया तो उन्होंने इसे अपना आदेश बताया, जिसका मतलब होता है कि करना ही पड़ेगा। मैंने मजबूरी में हामी भर दी, क्योंकि मेरे नकारने से भी कुछ नहीं होता। ज्यादा जिद करती, मेरा हश्र भी निसी जैसा होता, जैसे निसी को उसके माँ बाप द्वारा मार दिया गया। शायद मेरे माँ बाप द्वारा मुझे मरवा दिया जाता। बाबा का इतना खौफ हो गया। बाबा जी गांव के भगवान हैं, उनका आदेश कौन टाल सकता है। तो मुझे तुम्हें शादी के लिए तैयार करने कहा गया, जिसमें सौरभ मेरी मदद करता। सौरभ क्यों? यह खुद बताएगा। तू खुद मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। बाबा जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। सौरभ गुस्से से तिलमिलाया। बता, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अवि ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तू कुछ भी करवा ले, मेरा मुंह नहीं खुलवा सकता। अवि का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सौरभ पहले घायल था। उसने उसे दोनों हाथों से उठाकर हवा में घुमा दिया और फिर एक पैर पीछे खिसका दिया, जैसे वेट लिफ्टिंग का खिलाड़ी वजन उठाने के बाद करता है। बता, वरना तू कभी व्हील चेयर से उठ नहीं पाएगा। रीढ़ की हड्डी बीच में से क्रैक हो जाएगी। अभी गुस्से से बोला। ये खेल नियमों उल्लंघन है। ये कोई खेल नहीं। जो तूने किया वही लौटा रहा हूँ। मुझे मौत दे दे, पर ये सजा मत दे। सौरभ गिड़गिड़ाने लगा। सच बताएगा कि नहीं? बताता हूँ। मुझे नीचे उतार। वह उसे नीचे उतार देता है। बता। मैं ओलंपिक में जाना चाहता था, पर उसकी राह का रोड़ा तुम थे। मैं भी बाबा जी का भक्त हूँ।
जब सब रास्ते बंद हो गए तो मैं उनकी शरण में आया। उन्होंने कहा कि मेरा काम हो जाएगा, पर उसके लिए प्लान से काम करना पड़ेगा, ताकि तुम प्रीति से भी शादी कर लो और ओलंपिक से भी बाहर हो जाओ। पर क्यों? प्रीति का मुझसे शादी करवाने का क्या फायदा था? और मुझ पर जानलेवा हमला तो कर ही रहे थे। प्रीति तुम्हें पूरे प्लान के तहत शहर में ले गई थी, जहां बेहोशी के बाद तुम्हारी वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के वायरल होते ही तुम ओलंपिक से बाहर हो जाते और बाबा जी के आशीर्वाद व अनुकंपा से मैं ओलंपिक तक पहुंच जाता, क्योंकि ओलंपिक कमेटी में भी बाबा जी के भक्तों की कमी नहीं है। शादी क्यों करवा रहे थे? ताकि तुम्हारे घर से निशी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट हासिल की जा सके। प्रीति के इस खुलासे से सबके मुंह खुले रह गए थे। पर हमारे यहाँ तो कोई रिपोर्ट नहीं है। अंकुर भैया ने शहर से तुम्हारे नाम पर पोस्ट की थी। भैया ने तो मुझे बताया ही नहीं। दरअसल अंकुर भैया को निशी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल गई थी, जिसे लेकर वे गांव आ रहे थे। पर ना जाने क्या सूझा कि उन्होंने तुम्हारे नाम पर पोस्ट कर दी। ये सब तुम्हें कैसे पता? जब मैं शहर में थी तो उस समय अंकुर भैया मेरे पास मदद के लिए आए। उन्होंने निशी का वास्ता दिया कि मैं उनकी मदद करूं, तो मैंने बता दिया कि उसने कौन से हॉस्पिटल में जांच करवाई थी। इस वजह से मैं इस बात से वाकिफ थी। पहले बताया क्यों नहीं? अभी ने हैरानी से पूछा। बाबा जी के डर से। फिर बाद में बाबा जी को पता चल गया कि मैंने अंकुर भैया की मदद की, तो उन्होंने मुझे ही यह काम सौंपा, ताकि उस गलती का प्रायश्चित कर सकूं। मैं कई बार अचानक तुम्हारे घर आकर रिपोर्ट ढूंढने की कोशिश करती, ताकि शादी की नौबत तक बात पहुंचने से पहले मुझे रिपोर्ट मिल जाए, पर नहीं मिली। तुमने ना जाने कहाँ रखी है। अरे, तो जब मुझे मिली ही नहीं तो? याद करो, उन दिनों क्या तुम्हारे नाम पर कोई कोरियर या पोस्ट आया हो? नहीं। बाबूजी आपके पास? नहीं। पक्का? हाँ। पर अंकुर भैया ने निशी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आने से पहले तुम्हारे नाम पोस्ट कर दी थी। फिर कहाँ गई? तुम्हें ये सब कैसे पता? बाबा जी ही बता रहे थे। इसका मतलब ये सब किया धरा बाबा का है। वह सिर पकड़कर बैठ गया। बाबा जी के सख्त आदेश थे, राज बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर तुम सौरभ तक कैसे पहुंची? अब हम नहीं बचेंगे। परसों रात गुरुजी का फोन आया था कि सौरभ का पता चल गया है। कल इसको ढूंढने गए तो ये छिप गया था। सारा दिन ढूंढने में लगा, तब जाकर यह हाथ आया था। जमकर धुनाई की। मैं तो इससे उस दिन वाला सच ही उगलवा रहा था कि इसने मुझ पर हमला क्यों किया। तो इसने कबूला कि यह सब मुझे ओलंपिक से बाहर फेंकने की साजिश थी। हमें यह भी पता चला कि तू एक दो बार इससे मिली थी। हमें थोड़ा थोड़ा शक पहले ही था कि तू अकेली इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं कर सकती। कोई तेरे साथ था। जो वीडियो बनाया गया है उसमें साफ पता चल रहा था कि कोई पीछे खड़े होकर वीडियो बना रहा था। पहलवान जी ने यह सब नाटक करने कहा था, ताकि तुम्हें शक ना हो कि हमें तुझ पर शक है। इसकी पिटाई हुई तो इसने सच उगल दिया। चलो, अब दोनों के दोनों पुलिस स्टेशन चलकर अपना गुनाह भी कबूलो और बाबा जी के खिलाफ गवाही दो। अभी उसकी तरफ देखने लगा। सच बताया है, इसका मतलब ये नहीं कि गवाही भी देंगे। क्यों? गवाही का मतलब समझते हो? हमारे परिवारों पर खतरा। तुम दोनों भी दोषी हो। हम ही मरेंगे। हमारे परिवार तो सुरक्षित रहेंगे। मतलब तुम बाबा के खिलाफ गवाही नहीं दोगे? नहीं। तुमने भी बाबा के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो वो वीडियो अभी भी हमारे पास है। वो तो पुलिस तेरे से बकवा लेगी। कहाँ है वीडियो? हम भी देखना चाहेंगे। वीडियो बाबू के पूछते ही वह सकपका गए। मेरे फोन में है। पर मेरा फोन नहीं मिल रहा। उसके होठों से निकले इन लफ्जों को सुनकर सब हैरत में पड़ गए। वही वीडियो बाबू के होठों पर रहस्यमय मुस्कान खेल रही थी। प्रीति के चेहरे की उड़ी हवाइयां बता रही थी कि वह कितनी घबराहट में है। अचानक खेल का पासा यूं पलटा कि थोड़ी देर पहले जो मुस्कुरा रही थी वह रो रही थी, और जो रो रहे थे अब वे खुश थे। कहाँ है फोन? दिखाओ। उन्होंने फिर दोहराया। मेरा फोन? मेरा फोन पता नहीं कहाँ गया। वो यहाँ है हमारे पास। पुलिस थी। देखकर प्रीति के साथ साथ माता पिता की जैसे काट मार गया। प्रीति को तो काटो तो खून नहीं। कुछ नहीं सूझ रहा था। ये आपके पास कैसे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरी तरह असमंजस में थी। एक तुम ही खुराफाती व सातिर नहीं हो सकती। शरीफ अगर अपनी शराफत छोड़ने पर आए
तो वो हर खुराफात को अंजाम दे सकता है। पर कैसे? उसने हैरानी से पूछा। कल रात के समय तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक हुई थी और तुम दरवाजा खोलकर बाहर आई। हाँ, पर बाहर कोई नहीं था। हाँ, थोड़ी देर इधर-उधर देखा पर कोई नहीं दिखा। हाँ, उसके बाद तुम कमरे के बाहर बने वॉशरूम में चली गई। हाँ, पर आपको कैसे पता? प्रीति का कलेजा मुंह को आ रहा था। उसके बाद तुम आकर लेट गई। सुबह तुम्हें इतनी जल्दी थी कि तुमने फोन चेक करना भी जरूरी नहीं समझा। बाद में ढूंढा पर मिला नहीं। हाँ, पर आपको कैसे पता? क्योंकि यह रात से ही हमारे पास था और यह अब पुलिस के पास रहेगा सबूत के तौर पर, ताकि तुम्हारी सारी कॉल डिटेल खंगाली जाए। और वीडियो भी डिलीट हो गया है। पर कैसे? अगर तुम अभी को पाने सातिराना चाल चल सकती हो तो कोई बचाने भी पैंतरे आजमा सकता है। अपने बुरे इरादों को अंजाम देने दूसरे की जिंदगी तबाह कर सकती हो तो कोई उसे बचाने भी वही चाल चल सकता है। मैंने ये सब मजबूरी में किया। मजबूरी नहीं थी। तुम चाहती तो अभी को सच्चाई बता सकती थी। बाबा मुझे मरवा देते। तुम चाहती तो पुलिस के पास जाकर सरकारी गवाह बन सकती थी। पर कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में अभी को पाने की लालसा थी। तभी तुम इस काम को करने के लिए तैयार हुई, बिना ये सोचे इस कारण किसी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी का ओलंपिक का सपना टूट जाएगा। मैं अभी से प्यार करती हूँ। प्यार नहीं, स्वार्थ है। तुम्हारे जैसे कुछ लोग अपने स्वार्थ साधने ऐसे भ्रष्ट लोगों को बढ़ावा देते हैं। फलने फूलने का मौका देकर उन्हें सिर पर बैठाते हो, जिससे मासूम लोग बड़ी चलते हैं। सरपंच और कीरत दास ने अपने फायदे के लिए एक ढोंगी को यहाँ का सर्वे सर्वा बना दिया। तुम्हारे जैसे लोगों ने उसका समर्थक बनकर उसकी ताकत कई गुना बढ़ा दी, जिससे वह अपना साम्राज्य फैलाने में सफल रहा। तभी उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि निशी जैसी लड़कियां अपनी इज्जत गंवा रही हैं, साथ ही अपनी जान भी। यह सब तुम्हारे और इस सौरभ जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। सबको पता है कि नैन सुख ढोंगी है, फिर भी सब होता देख रहे हैं। मानती हूँ, मेरा भी थोड़ा स्वार्थ था। मैं अभी को भूली नहीं थी। गवाही देने से भी डर रही थी। सोचा अगर अभी से शादी भी हो जाए तो क्या बुरा है। गौरी का नहीं सोचा, नहीं सोच पाई। पर अब बताइए कि मेरा फोन आपके पास आया कैसे? आपने किया ये काम, पर कब? आप हमारे घर किस समय आए? प्रीति जानने उतावली थी। मैंने नहीं, गौरी ने किया। क्या? उनके इस खुलासे पर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। नजरें गौरी पर टिक गई। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि गौरी ने इस काम को अंजाम दिया है। कैसे? हैरानी लिए नजरों से अभी ने उसकी तरफ देखा, पर वह चुप थी। वीडियो बाबू ही बोलने आगे आए। कोई स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने सुहाग पर आज बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे शादी के फैसले से बिल्कुल टूट गई थी। कल मेरे कहने से काम से मेरे पास आई थी। चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ देख मैं समझ गया कोई बड़ी समस्या है। बहुत कहने पर आखिर इसने असल बात बता दी। इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, पर जो कुछ बता रही थी वह ऊपरी तौर पर सच जान पड़ रहा था। अभी को कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था और मुझे चैन भी नहीं आ रहा था। न जाने क्यों मन मानने को राजी नहीं था कि जो लड़का अपने बाबूजी के कहने पर अपना अखाड़ा दांव पर लगा दे, वो मेडल के लिए उन्हें इतना बड़ा दुख देगा। मरे हुए भाई के प्रति इतना ही स्नेह है कि उसके अधूरे छोड़े काम बाबा को सजा दिलाने दिन रात एक कर रहा है। वो अपनी पत्नी को इतना बड़ा दुख देगा, जबकि इसकी आंखों में गौरी के लिए प्रेम झलकता है। यकीन करने जी नहीं चाह रहा था। बाबा को सजा दिलाने हम दोनों साथ प्रयास कर रहे हैं। अभी अक्सर इस सिलसिले में मेरे पास आता रहता है। कभी नहीं लगा कि उसे गौरी से शिकायत है। मैं दोनों का रिश्ता बचाना चाहता था कि किसी हाल में शादी ना हो। मैंने गौरी को कॉल किया कि जैसे अभी रात में प्रीति के पास गया वह भी जाए और वह फोन हासिल करे जिसमें वीडियो है, तभी शादी रोकी जा सकती है। यह तैयार हो गई कहकर वे चुप हो गए। सब उनकी बातें सांस रोक के सुन रहे थे। चुप होते ही अभी हरकत में आया। गौरी ये सच है? हाँ। कब? तभी मैं अलग कमरे में सोई ताकि रात में प्रीति के घर जा सकूं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आप भी मुझे अपनी बातों में कहाँ शामिल करते हैं? तो मैं क्यों करती? यह सब सीक्रेट रखना था ताकि तुम और बाबूजी को असल में दुखी देखकर प्रीति मुझ पर यकीन कर ले।
और गवाही देने तैयार हो जाए। सीक्रेट मैं भी रख सकती हूँ। क्यों? मुझे देखना था कि आप अपनी पहलवानी चुनते हो कि मुझे। अच्छा, उसकी आंखें सिकुड़ गई। हाँ, मतलब तुम्हें रोने के अलावा दिमाग लगाना आता है? आपकी गलतफहमी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। देखा पापा, मैं ना कहता था, ये बिल्कुल जलेबी जैसी सीधी है, सिर्फ दिखाने के लिए। भोली भाली बनती है पर है नहीं। चुप कर, तू बड़ा सीधा है जैसे। इतना कुछ छिपाया तूने हमसे, उसने भी छिपा ली तो क्या हो गया? बता बहू, कैसे लाई फोन, हम जानना चाहते हैं। बाबूजी सच जानने उत्सुक थे। जब आप दोनों चले गए और मुझे यकीन हो गया कि सब सो गए हैं, तो मैं छत पर आ गई। धीरे से दीवार फांदकर इसके कमरे के बाहर आकर दरवाजा खटखटाया। जब अंदाजा हो गया कि ये उठ गई, तो दीवार की ओट में छिप गई। इसने इधर उधर देखा और दूसरी तरफ निकल गई। इतने में मैं कमरे से इसका फोन उठा लाई। उसमें लॉक लगा हुआ था। वीडियो डिलीट नहीं कर सकती थी, फोन उठा लाई। बताया क्यों नहीं? अभी आतुरता से पूछता है। मैं देखना चाहती थी कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। इसका शादी से क्या मतलब? अगर आप मुझसे सच में प्यार करते होंगे, तो ओलंपिक के लिए कभी शादी नहीं करेंगे। और जो मैं कर देता तो मैं चली जाती। मुझ पर विश्वास नहीं था। हमारा रिश्ता जिन हालात में बना है, और उसके बाद भी प्रीति का हमारे बीच होना मेरे क्या किसी का भी विश्वास डिगाने काफी है। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। कुश्ती से प्यार है मुझे, पर तुमसे और अपने परिवार से उससे कहीं ज्यादा। मैं क्या इतना बेवकूफ हूँ जिसने मुझे मेरे कमजोर समय में कुश्ती के लिए एकेडमी भेजा? कुश्ती के लिए उसे छोड़ देता। आप कोई भी बात सीधी नहीं करते तो कैसे विश्वास करती? आपने मुझे परेशान किया तो बदले में मैंने भी किया। बहुत तेज हो रही हो। वह मुस्कुरा दिया। आपने मुझे बहुत तंग किया। वह फपक पड़ी और वहां से दूर जाकर खड़ी हो गई। मुझे लगा कि मेरा आज्ञाकारी बेटा मुझसे छिन गया। बाबूजी भावुक थे। पापा, आपने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। विश्वास था, तभी तो ज्यादा दुख हो रहा था। सॉरी, मैंने आप सबका दिल दुखाया, पर यह करना जरूरी था। उन्होंने दोनों हाथ बढ़ा उसे गले से लगा लिया तो रोहित भी आ गया। आपने तो हमें डरा ही दिया था। वह उसके गले लग गया। उन दोनों से अलग हो वह दूर खड़ी गौरी को देखता है मुस्कुरा दिया। चलता उसके पास आ गया। मुझे माफ नहीं करोगी? नहीं। वह धीरे धीरे चलता उसके पास आ गया और उसके हाथ को हाथ में ले लिया। मुझे इतना कठोर समझ लिया कि मैं अपनी नाजुक फूल जान को इतना दुख दूंगा? वह फपक पड़ी। मुझे लगा सब खत्म हो गया। मैंने आपको भी खो दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसने उसके हाथों को प्यार से दबाया। आपने मुझे परेशान किया। प्लान को सफर करने यह सब जरूरी था। वह उससे हाथ छुड़ा लेती है और तेजी से मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगी। कहाँ जा रही हो? घर। वह मुस्कुरा दी तो वह भी मुस्कुरा दिया। प्रीति और सौरभ के पास अब अपनी सफाई में बोलने कुछ भी नहीं था। आगे की कार्यवाही व पूछताछ के लिए पुलिस उन्हें अरेस्ट करके ले गई। उन दोनों को सरकारी गवाह बनाकर बाबा पर शिकंजा कसने की योजना बनाई जा सके, पर उसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी ताकि वे अपने बयान पर टिके रहें। अक्सर गवाहों को प्रभावित किया जाता है और वे कोर्ट से में मुकर जाते हैं कि उन्होंने पुलिसिया दबाव में बयान दिया था। कई दिन से उठ रहा तूफान भयंकर हलचल के बाद थम गया तो जैसे शांति हो गई। सबसे अधिक अगर किसी को सुकून मिला तो वो गौरी है। कल से बाबूजी भी परेशान थे, पर अब सब जैसे शांतिमय हो गया। पर क्या वाकई में सब कुछ ठीक हो गया है, या ये खामोशी तूफान के आने से पहले की खामोशी है? प्रीति और सौरभ के पुलिस कस्टडी में होने के बाद अब बाबा और उनके गुर्गों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अपने बचाव में अब वो भी अपना पैतरा आजमाएंगे। हथियार डालेंगे लगता नहीं। सबसे बड़ी ताकत उनके पास जन समर्थन की है, जिसका तोड़ बहुत मुश्किल है। लोग अंधभक्ति में भले बुरे का भेद भी भूल जाते हैं। गांव में और बाबा जी के आश्रम में इस घटना के बाद हलचल बढ़ गई है, पर गौरी मंदिर से सीधा घर आ गई। वह बहुत ज्यादा खुश है, इतनी कि उसके मन में उल्लास फूट रहा है। आज सही मायनों में वह खुद को अभी की पत्नी मान रही थी। अरमाली खोल ली, उसमें से अपनी लाल रंग की साड़ी बाहर निकाल ली, मैचिंग की लाल रंग की चूड़ियां, पूरा श्रृंगार का सामान निकाल दिया। आज पहली बार उसे अपने रिश्ते में स्थायित्व नजर आया है। यकीन हो गया कि अभी उसका ही है। वह उससे मजबूरी में बंधा जरूर था,
पर अब यह बंधन प्रेम का है, न कि समझौते या जबरदस्ती की बेड़ी में बंधा बंधन। वह उससे प्रेम करता है। उनके बीच से प्रीति नाम की मुसीबत हमेशा के लिए हट गई। न जाने कितने दिन से वह इस नाम की वजह से घुट रही थी। यहाँ तक कि वह अभी के साथ को भी महसूस नहीं कर पा रही थी। कल तो एक बार इतनी हताश हो गई थी कि मरने तक का ख्याल आने लगा था। एक डर अक्सर उसे अंदर से बेचैन किए रहता था। मन में उत्साह हिलोरे मार रहा था। आज उसने बिल्कुल उसी तरह श्रृंगार किया जैसे कोई दुल्हन करती है। गौरी तो घर आ गई, पर पुलिसिया औपचारिकता निभाने में समय लग गया। अभी बाबूजी लौटे पर गौरी दिखाई नहीं दे रही थी। गौरी, उसने आवाज दी। प्रति उत्तर ना मिला तो कमरे में आ गया। देखकर हैरान रह गया। वह दुल्हन की तरह तैयार हुई शीशे के आगे खड़ी खुद को निहार रही थी। देख आश्चर्य में था, मुंह खुला का खुला रह गया। एक नजर गौरी पर डाली, एक नजर बाहर बैठे बाबूजी और रोहित पर। लगा इस समय इनको यहाँ नहीं होना चाहिए। गौरी तो अपने में खोई थी। उसे पता भी नहीं चला कि अभी आकर चला भी गया। पापा, आप दुकान जाइए ना। यहाँ क्या करेंगे? अब जाने का टाला करता हूँ। अरे जाइए ना, यहाँ क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? सुबह से परेशान था, थोड़ी देर सुस्ताऊंगा। उन्होंने वजह बताई। मैं कह रहा हूँ जाइए। अजीब जबरदस्ती है। पानी तो पीने दे। बहू, एक गिलास पानी दे जा। उन्होंने गौरी को आवाज दी। मैं ले आता हूँ। वह फटाफट किचन में से पानी ले आया। तू मुझे भगाने की जल्दी में क्यों है? बाबूजी मामला भांपने की कोशिश में बोले। नहीं तो? उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें भेजा। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू भी जा। रोहित को भगाने की गरज से बोला। अरे, पर मैं कहाँ जाऊंगा? मैं अब पढ़ाई करूंगा। जहाँ मर्जी जा, पर जा। पर क्यों? मैं कह रहा हूँ। अभी को उसे भगाने की जुगत काम नहीं कर रही थी। अजीब जबरदस्ती लगा रखी है। आप बड़े हैं तो कुछ भी करेंगे। रोहित बड़बड़ाने लगा। क्या किया मैंने? वह उसकी तरफ भौवे सिकोड़े बोला। पहले पापा जबरदस्ती दुकान भेज दिया, अब मुझे भगा रहे हैं। पर मैं नहीं जाऊंगा। वह ढिठाई से बोला। क्यों, डेढ़ पैरों पर जाएगा? हाँ, मुझे बस धमकाते रहते हो। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाऊंगा। अभी कुछ नहीं बना है, भाभी बना देगी। भाभी, उसने आवाज दी। चुप! उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि गौरी न सुने, तो वह उसका हाथ झटकता है। क्या हुआ? भाभी को आवाज दे रहा हूँ, कुछ खाने को बना देगी। वह उसे आश्चर्य से देखने लगा। हाँ, बस वो इसी काम के लिए रह गई है, सारा दिन खाना बनाए और तुम खाना खाओ। अरे, भूख लग रही है मुझे। वो नहीं बनाती तो मैं खुद बना लेता हूँ। रोहित को खाने की जिद पर अड़ गया। उसे अपना प्लान फेल होता नजर आया। झट से जेब में हाथ डाला, 5-5 सौ के 2 नोट निकाले। ये पकड़, गाड़ी ले जा हलवाई की दुकान से। खुद भी खाना और पापा के लिए भी कुछ ले जाना, और आराम से आना घर। आने की कोई जल्दी नहीं है। रोहित ने अपने हाथ में 2 नोट देखे, आंखों की चमक बढ़ गई। आपने खाने के लिए मुझे पैसे दिए, वो भी 1000 रुपया? हाँ, 1000 रुपये। हाँ, कम है। नहीं, नहीं, बहुत ज्यादा है। पर मैं भूल गया कि मेरा भाई तो पैसे वाला है। और नहीं तो क्या, पहले जैसा समझता है मुझे। जब शाम से पहले घर में मत घुसना। पर शाम तक बाहर क्या करूंगा? ये काम आधे घंटे में हो जाएगा। पापा को भी तो देखकर आएगा। हाँ, तो आधे घंटे में हो जाएगा। फिर मैं घर आ जाऊं। अपने दोस्तों के साथ चले जाना। उसके लिए इन 2 नोट में नहीं चलेगा। तो और कितने चाहिए? वह जेब में हाथ डालता है। पैसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे आईपैड चाहिए, पढ़ाई के लिए। रोहित ने मौके पर चौका मारा। हद हो गई। तू तो ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। इस छोटे से काम की इतनी बड़ी कीमत वसूल रहा है। यही समझ लो। जो मना कर दूं तो? मैं चला किचन में। अच्छा, जा ले आऊंगा। पर तू जा, और शाम होने से पहले यहाँ मत फटकना। उसे हिदायत दी। जब आप इतना कह रहे हैं तो जाता हूँ। रोहित के दरवाजे से बाहर जाते ही उसने फटाक से दरवाजा बंद किया। मन में लड्डू फूट रहे थे। 2 कदम में ही आंगन से कमरे तक का रास्ता नाप लिया। गौरी अभी शीशे के आगे खड़ी थी। उसे देख सुध बुध खो गया। धीरे धीरे चलता उसके पास आ गया। उसे पता भी न चला कि वह उसके पीछे से आ गया है। उसके ब्लाउज और साड़ी के बीच में गोरा बदन झलक रहा था। इस रूप में उसका खुद पर काबू करना जैसे असंभव हो जाता है। दिल मचल उठता है। खुद ब खुद हाथ उसे छूने मचलने लगे। अपनी कमर पर पकड़ महसूस हुई तो गौरी चौंक गई।
जब तक वह संभलती, उसने उसके पेट को दोनों हाथों से दबोचकर गर्दन पर चूमना शुरू कर दिया। आज दोपहर में ही मेरी जान लेने का इरादा है, वह उसके कान के पास फुसफुसाया। क्या कर रहे हैं? उसने उससे खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। मैं तो वैसे ही फिदा हूँ। यह सब करने की क्या जरूरत थी? वह उकसाता सा उसे चूमता धीरे से बुदबुदाया। रोम रोम रोमांचित था। उसके ऐसे करने से गौरी को भी आंखें बंद होती महसूस हो रही थी। खुद को संभाला, सीधी होकर दोनों हाथ हटाकर उसकी आंखों में तैरते प्यार के दरिया को देखा, तो एक हाथ उसके कांधे पर रखकर बड़ी नजाकत से उसे निहारने लगी। आज इस समय बन सवर कर मुझ पर तिल तलवार चलाने की क्या सूझी मेरी जान को? वह भी बेहद रोमानी अंदाज में बोला। मौका भी है, दस्तूर भी। कैसे और क्यों? खुद को बहकने से रोके। बस यूं ही। अच्छा नहीं लगा? उसने प्यार से पूछा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। ऐसे कभी कभी खुद ही इस नाचीज पर बिन मौसम बरसात सी बरस जाओ, बंदे को इससे ज्यादा की हसरत नहीं। वह उसकी कमर पर दोनों हाथों से पकड़ बनाकर झटके से खींचकर खुद से सटा लेता है। आतुरता से उसे निहारने लगा। आज कुछ खास है क्या? उसने उसके गालों पर हल्की उंगली फिराई और फिर चिकोटी काट दी। मन किया कि ये सब करूं, पहले मन नहीं होता था? उसने मुस्कुराते पूछा। अनजाना सा डर घेरे रहता, चेहरे पर उदासी की हल्की हल्की बदली छाई रहती। कैसा डर? कि ना जाने मेरा भविष्य क्या होगा। आगे बढ़ती हूँ तो क्या आप मेरे साथ हमसफर बनकर साथ चलोगे? जब चलते थकूं तो क्या मेरा हाथ थामने तैयार दिखोगे? जब दुख की धूप मिले तो छाव बनोगे? या फिर हमारे रिश्ते को बोझ समझकर उसे उतार कर किसी और को हमसफर बना लोगे? बोलते हुए वह भावुक थी। जवाब मिल गए? हाँ, आज मुझे यकीन हो गया कि आप मेरे हमसफर हो। अब मैं हक से सब चीजें पहन सकती हूँ। इन्हें पहनने का अधिकार तुम्हें पहले से था। नियति ने मुझसे ये सब छीन लिए थे। रंगीन रंगों की जगमगाहट की जगह सफेद रंग मुझे थमा दिया था। उसके बाद रिवाज के नाम पर एक बेरंग चादर डाल दी, कुछ मैली सी। लगा अब यही बेरंग जिंदगी मेरी नियति हो जाएगी। आपके गुस्से व रूखे स्वभाव से डर जाती थी। धीरे धीरे उस डर से निकली तो प्रीति के रूप में एक डर हमेशा बोझ बना रहता। आज आपने मेरा सारा डर मिटाकर उस बेरंग चादर पर अपने प्रेम के सतरंगी रंग छिटक कर इंद्रधनुषी रंगों से सजी ओढ़नी चढ़ा दी। मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार भी। क्या बात है, आज मेरी फूलजान बहुत प्यारी बातें कर रही है, बिल्कुल अपनी जैसी। तुम्हारे मन में बेशक हमारे रिश्ते को लेकर संदेह रहा हो, पर मेरे कभी नहीं था। जिस दिन तुम्हें चूड़ियां पहनाने की इच्छा हुई, उस दिन से तुम मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बनकर साथ हो। तुम मुझे हमेशा फूल सी कोमल व खूबसूरत लगती हो, जिसे हमेशा अपने पास रखना चाहता था। शब्दों के मामले में थोड़ा कंगाल हूँ, तो ज्यादा तारीफ करनी नहीं आती, पर आज इस लाल साड़ी में सजी तुम फूलों की पूरी डाल लग रही हो, जिससे कमरा महक उठा है। वह हाथ उसके हाथ पर ले जाता है, अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों के बीच फंसा ली, हाथ अपने होठों के करीब लाकर चूम दिया। गौरी बहुत भावुक हो रही थी। थैंक यू। किस बात के लिए? मुझे ये सब अधिकार व अपना प्यार देने, मुझे संभालने के लिए। नहीं तो मैं बिखर जाती। एक बार उजड़ गई थी, आपने फिर से बसाकर मुझ में जीने की उम्मीद जगाई है। आपके दूर जाने से फिर से बिखर जाती। आज आज मैं बहुत खुश हूँ। वह दोनों हाथ उसकी कमर से बांधकर उससे लिपट गई, तो वह भी प्यार से उसे आलिंगन में बांध लेता है। दोनों के मन के भीतर एक असीम सुकून का दरिया बहने लगा। एक बार फिर से गौरी की आंखों से आंसू टपके, पर आज ये दुख के नहीं, खुशी के थे। आज उसने उसके प्रेम भरे आलिंगन को भी महसूस किया और उसके प्रेम को भी। उसके जिस्म से आती महक जो अपनी थी, और वो खुद भी तो उसका ही है। वह तो ना जाने उसके बारे में क्या क्या सोच बैठी थी। अपना भविष्य उन्हीं किस्मत की मारी औरतों सा नजर आता, जिनका पति उन्हें गांव में छोड़ शहर में दूसरी शादी कर लेते हैं। हर बार उसका ये कहना कि मुझ पर विश्वास रखो, उसे लगता वह बस उसका मन रखने कहता है। इतने दिन से परेशान थी, आज उतना ही सुकून मिला। वह ना जाने कब तक उसके आलिंगन में रहती, अगर उसने उसे झटके से बाहों में ना उठा लिया होता। ये क्या कर रहे हैं? वह चौंक गई। वही जो करना चाहिए।
इतनी सज धज कर तैयार हुई हो तो मेरा खुद पर कंट्रोल कैसे होगा? इस समय कोई आ गया तो? कोई नहीं आएगा। नीचे उतारिए। वह उसे बेड में उतार देता है। सजी सवरी मेरी जान बाहों में है। मैं इतना भी धैर्य वाला व संयमी नहीं कि सब्र बरत लूं। उसकी आंखें मदहोशी से भरी थी। रोहित बाबूजी सबको भेज दिया। कहा? बाहर। अब वो 2-3 घंटे से पहले नहीं लौटेंगे। तब तक हम प्यार करेंगे। उसे बेड में उतारकर वह खुद भी बेड में कूद गया। क्यों भेजा? बोलते हुए आंखों में शरारत थी। किसने कहा था ऐसे दुल्हन की तरह तैयार होने? भेजना पड़ा। सही मायनों में आज मन से आपकी दुल्हन बनी, तभी मैं भी दूल्हा बनकर आ गया। कल जब तुम इस कमरे से चली गई तो लगा मेरी जिंदगी सूनी हो गई। ये कमरा, मैं और मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। तुम मुझे पूरा करती हो। करो वादा कि कभी ऐसे मुझे खुद से दूर नहीं करोगी, ना ये कमरा छोड़कर जाओगी। नहीं जाऊंगी। तुम मेरे लिए क्या हो, शब्दों में शायद ही बता पाऊं। बस इतना जान लो कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। इसे चाहत, प्रेम, प्यार, लगन जो नाम देना है दे सकती हो। मेरे लिए ये सब चीजें तुम्हारे नाम पर आकर अटक जाती है। सच? हाँ। उसने दोनों बाजुएं उसकी कमर में डालकर अपने करीब खींच ली और अपने होठ उसके नरम नाजुक होठों पर रख दिए। उत्सुकता से उसे चूमने लगा। कमर में दोनों हाथ बांधे झटके से अपनी गोद में खींच लिया और अपनी मजबूत बाहों का घेरा उस पर इस कदर बांध लिया कि गौरी के जज्बात मोम से पिघल गए। दोनों हाथों से उसके चेहरे को थाम लिया। अपने नाजुक होठ उसके गालों पर रखकर एक मीठा सा चुंबन दिया कि अभी ने आंखें बंद कर ली तो वह दूसरे गाल पर भी चुंबन दे देती है कि उसका दमकता और तेज में चेहरा कुछ और दमकने लगा। गौरी इस रूप में उसे बहुत ही प्यारी लग रही थी और उसका खुद से उसे प्यार करना उसका अपने पर नियंत्रण खत्म कर रहा था। उसने उसकी कमर थामे उसे बिस्तर के हवाले किया। अब उसके हाथ उसकी गर्दन पर थे जिसमें गले में हार था। डोली खोलकर किनारे रख दिया। नरम सा चुंबन उसकी गर्दन पर दिया तो उसकी मीठी सी सिसकी निकली। अब उसके हाथ उसके झुमकों पर थे। उतार कर अलग कर दिया। एक एक कर सारे गहने बिस्तर में थे। वह हर एक अंग पर अपने चुंबन के निशान छोड़ रहा था। अब तो कपड़ों की दीवार भी बीच में ना रही। वे भी एक एक कर सब अलग कर दिए। ऐसा नहीं कि आज पहली बार दोनों इस तरह एक दूसरे में खोए हों, पर आज कई मायनों में यह सब खास था। आज भी अभी खुद को सख्ती करने से रोकने की कोशिश में नाकाम रहा। वह उस पर पूरी तरह हावी था। आज गौरी पूरी तरह समर्पित थी। वह जैसा है उसे वैसे ही कबूल है। वह उसे नहीं बदलना चाहती। सब चीजों से बढ़कर उसे एक वफादार साथी चाहिए जिसे वह बदलना नहीं चाहती। बदल कर भी बड़ा प्रेम हुआ। प्रेम तो जैसा है उसी रूप में अपनाना है। गुण दोष के साथ उसने भी अपना लिया। दोनों भूल भी गए कि दोपहर का समय है। बहुत दिनों के तनाव को आज इस सुखद मिलन ने खत्म किया। बिल्कुल वैसे ही दोनों एक दूसरे पर बरसे जैसे गर्मियों की पहली सुखद झमझमाती बारिश। जब अभी उससे अलग हुआ तो पसीने से तरबतर था। कमर के बल चित लेट गया। गौरी की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रही थी, पर जल्द ही उड़ गई। शाम का समय हो गया है। रोहित को गए हुए भी काफी समय हो गया था, तो किसी भी समय लौट सकता है। खुले बालों को दोनों हाथों से समेटकर जूड़ा बनाया। खुद के बिखरे कपड़े समेटे और अभी के कपड़े भी उसकी तरफ फेंके। पहन लीजिए, वे लोग आते ही होंगे। उसका अंदाजा गलत भी नहीं था। थोड़ी देर बाद ही रोहित आ गया और उसके बाद बाऊजी भी जल्दी आ गए। गौरी तो किचन में काम पर लग गई, पर अभी बाहर बैठा था। बाऊजी आए तो चिंतित थे। क्या हुआ पापा? गांव के हालात कुछ ठीक नहीं है। ऐसा कर, पुलिस को फोन कर कि यह हमें सुरक्षा दे। उन्होंने कहा था कि आवश्यकता हुई तो वे हमें सुरक्षा देंगे। क्या है वो बताइए। जब मैं दुकान में था, किसी ने गुपचुप खबर दी है कि गांव वाले प्रीति और सौरभ की गिरफ्तारी के बाद हमसे नाराज हैं। क्यों? बाबा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसका जिम्मेदार वे हमें मान रहे हैं। इस सिलसिले में सरपंच ने पंचायत रखी, जिसमें हमें नहीं बुलाया गया। न बुलाने दे। सरपंच और किरत दास का भांडा फूट रहा है तो तिलमिलाहट तो जायज है। हमें डरना नहीं है। इसका मतलब समझता है क्या कि अगर हमने केस वापस न लिया तो वो हमारा हुक्का पानी बंद कर देंगे? ये क्या अंधेर गर्दी है।
मुझे ये भी खबर मिली है कि हो सकता है किरत दास के भड़काने पर उसके समर्थक हमारे घर पर हमला कर हमें डराने की कोशिश कर सकते हैं। उसकी चिंता मत करो, मैं उनके लिए अकेला काफी हूँ। अगर वो हथियारों के साथ आए तो तू अकेला क्या करेगा? ऐसे कर, पुलिस को फोन कर। उसकी जरूरत नहीं देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत कि मेरे घर पर आए। उन सब की कब्र यही खोद दूंगा। दोस्तों, आगे की कहानी देखिए कहानी के अगले पार्ट में। तब तक कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही प्यारे प्यारे अपने कमेंट अवश्य दीजिए। आप सबका धन्यवाद।